फ्रेंड्स, वेलकम टू राज ट्यूटोरियल एकेडमी। राज ट्यूटोरियल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपको यहाँ पर 10th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। चैप्टर 1 है साइंस का केमिकल रिएक्शन। चैप्टर का जो नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ये आपको आईआईटी में भी काम आएगा, नीट में भी काम आएगा। आईआईटी का एग्जाम देंगे तो उसमें के लिए भी आपको काम आएगा, नीट के एग्जाम देंगे तो उसके लिए भी काम आएगा, एनटीएससी के लिए भी काम आएगा, एनएसजेसी के लिए भी काम आएगा। तो ये जो मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको, ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे, फुल कवर करेंगे, जो आपको बुकों में, सिंपल बुकों में नहीं मिलेगा, जो चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या है। तो पहला एक आप जानते हैं कि नेचर का जो लॉ है, नेचर बोलती है चेंज, तो नेचर का लॉ है चेंज होना, चेंज होना। तो यहाँ पे पहले मैंने लिखा है चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। नेचर का लॉ है चेंज इन लॉ ऑफ नेचर, मतलब चेंज तो होता है, नेचर में चेंज होता है, कंटिन्यू चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे फिर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन के पहले मैं आपको बताऊंगा चेंज में क्या क्या होते हैं। फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। अब फिजिकल चेंज क्या होता है, फिर केमिकल चेंज क्या होता है, मैं आपको पहले बता दूं कि फिजिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज का मतलब क्या है? फिजिकल चेंज का मतलब ये है कि जहां पर जो आप उसकी जो सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो जाएंगी, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो, उसको अपन बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब जिस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो जाएंगी, लेकिन उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। मतलब फिजिकल चेंज मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी। एग्जाम्पल बॉइलिंग, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, ये इनके एग्जाम्पल हैं। फ्रीजिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन एग्जाम्पल है किसके? फिजिकल चेंज के। अब आप फिर से समझ लीजिए कि फिजिकल चेंज क्या हुआ। फिजिकल चेंज में क्या रहेगा कि मटेरियल की जो भी सब्सटेंस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरा बात करें फिजिकल चेंज इसमें फिजिकल चेंज में कि एग्जाम्पल क्या क्या हो गया। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको लिखे हुए हैं। फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। फ्रीजिंग आप जैसे जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है। 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर को अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट करना, आइस में कन्वर्ट हो गया तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, स्टेट चेंज हो गई है। किससे चेंज हो गया? लिक्विड में था 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूजन थी वो रिमूव कर ली, एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने उतनी, तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें? सॉलिड में। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। दूसरा अगर बात करते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब है जैसे अगर वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, प्योर वाटर जो अपना बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। तो अगर आप देखेंगे कि प्योर वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे लाइए तो 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर मतलब स्टीम में कन्वर्ट होगा, लेकिन है तो वाटर ही है। वाटर का फॉर्मूला वाटर ही है, चाहे आप सॉलिड फॉर्म में लिखें, चाहे लिक्विड फॉर्म में लिखें, चाहे आप गैस फॉर्म में लिखें, H2O ही है उसका फॉर्मूला रहेगा। और कंडेंसेशन का मतलब है ठंडा करना। जैसे कि अगर आपने 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे वाटर है उसको आपने ठंडा कर दिया, जैसे आप ठंडा करेंगे तो फिर से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और जब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो क्या बचेगा आपको? फिर से उसकी स्टेट ही तो चेंज हुई। पहले गैस फॉर्म में से आप लिक्विड फॉर्म में ले आए तो केवल क्या फिजिकल कंडीशन ही चेंज हुई, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हुई, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? फिजिकल चेंज। और बॉइलिंग हो गया, कंडेंसेशन हो गया, फ्रीजिंग हो गया। फ्रीजिंग जब मैं बता चुका हूं। तो ये फिजिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल हैं। और डे टू डे लाइफ में हम लोग एग्जाम्पल एक्सपीरियंस करते रहते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के। अब केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज में क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी चेंज आएगी, जो सब्सटेंस है वो वन नए प्रोडक्ट, एक से ज्यादा नए प्रोडक्ट बना लेगा, नए सब्सटेंस को बना लेगा, तो उसको हम बोलते हैं कि केमिकल चेंज। मतलब केमिकल चेंज में उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएंगी। मटेरियल या जो सब्सटेंस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएंगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। डेफिनेशन में लिखी हुई है कि वन और मोर सब्सटेंस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस। एक से ज्यादा सब्सटेंस नए सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा और उसकी नई केमिकल कंपोजिशन होगी। मतलब क्या है, एक से ज्यादा सब्सटेंस नए सब्सटेंस में चेंज हो जाए, नए सब्सटेंस में चेंज हो जाए, तो उसको हम लोग बोल देते हैं केमिकल चेंज। और जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो चेंज होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी। एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर बर्निंग ऑफ कैंडल जब जलती है तो कैंडल जलना ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, क्योंकि कैंडल जल चुकी है, एक बार जल गई है, तो ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ कैंडल किसका एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का। तो बर्निंग ऑफ कैंडल जो एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का है। रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने बहुत पहले भी
डिस्कस किया होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, आयरन में कोरोजन होना। तो कोरोजन में मतलब जंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होती है? जब कोई ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिड मतलब एनवायरनमेंट में जब मॉइस्चर ज़्यादा हो, एनवायरनमेंट में मॉइस्चर ज़्यादा हो, उस कंडीशन में अगर आप आयरन आर्टिकल को बाहर रख दें, एनवायरनमेंट में रख दें, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, तो उसमें कोरोजन होने लगता है, जंग लगने लगती है। तो उसको ये एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन है, ये भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। इसके बाद है कंबसन ऑफ फ्यूल। फ्यूल जब कंबसन होता है फ्यूल का, तो आपने पढ़ा है कि फ्यूल में कार्बन प्रेजेंट होता है, वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो C+O2 क्या बन जाता है? CO2। C+O2 मिलके बना लेता है CO2। तो C+O2 मिलके यहाँ पे बनाता है CO2। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कार्बन, जो भी फ्यूल होगा, जब भी कंबसन होगा तो कार्बन, हर फ्यूल में कार्बन प्रेजेंट होता है, तो कार्बन हमेशा कंबसन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, ऑक्सीजन के साथ कंबसन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कंबसन ऑफ फ्यूल भी किसका एग्जाम्पल है? हमारा केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। मतलब कंबसन ऑफ फ्यूल भी किसका एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है आपको। और दूसरा है जो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होना, ये भी केमिकल चेंज का एग्जांपल है, क्योंकि रिवर्सिबल नहीं है। मतलब फिजिकल चेंज क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंज के इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन केमिकल चेंज होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं, ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं। एक डायरेक्शन में हो चुके ना तो वो रिवर्स नहीं होंगे, उन्हें केमिकल चेंज बोलोगे। फिजिकल चेंज रिवर्स हो जाते हैं। जैसे आपने 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, फिर से आप उतनी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आप निकाल लीजिए, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। या 100 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड है, 100 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड को 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि उसमें आप 100 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर आप ठंडा कर दीजिए, तो फिर से 100 डिग्री सेल्सियस का वो मतलब उसको कंडेंस कर लीजिए या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से निकाल लीजिए, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस इसमें लिक्विड में। तो इसका मतलब है कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंज वन डायरेक्शन में ही होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंज होते हैं रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस आती हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट यूनिट में यही आता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो 4 टाइप्स की रिएक्शन है यहाँ पे। जो रिएक्शन है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है ना, वो 4 टाइप्स की। हाँ, इसके पहले एक टर्म और समझ लें। आप कैसे समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? आप कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कहीं किसी भी कंडीशन में केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो पहली कंडीशन, या तो आप ये समझ जाए कि उसमें कलर चेंज हो रहा है। अगर कोई रिएक्शन हो रही है उसमें कलर पहले दूसरा था, बाद में कलर कोई दूसरा हो गया, तो आप समझ जाइए उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। मतलब पहला पॉइंट क्या, कलर चेंज हो जाए तो आप समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे, अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, या तो उसकी स्टेट चेंज हो जाए। स्टेट अगर चेंज हो रही है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से कोई भी स्टेट में, गैस में, अगर स्टेट चेंज हो रही है तो भी आप समझ जाएंगे कि उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। मतलब या फिर कलर हो जाए, कलर में चेंज आ जाए तो समझ जाएंगे। टेम्परेचर में राइज हो जाए तो समझ जाएंगे। टेम्परेचर चेंज हो जाए, स्टेट चेंज हो जाए तो भी समझ जाएंगे आप। तो ये आपको चेंज, ये ध्यान रखना है कि आप केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे, ये आपको बिल्कुल से ध्यान रखना है। ये आप ध्यान रखेंगे। और एक नेक्स्ट पॉइंट और है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस भी निकले, अगर एवोल्यूशन ऑफ गैस हो, कोई रिएक्शन अगर हो रही हो, उससे गैस निकल रही हो, तो भी आप बता सकते हैं उसमें चेंज जो आ रहा है वो कौन सा चेंज रहेगा, मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पे 4 तरह की केमिकल रिएक्शन होती हैं। पहली रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट आप जानते हैं, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं, एरो के राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे C+O2 इक्वल टू बना रहा है CO2, तो ये देखो, ये दोनों है रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। मतलब एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं, एरो के राइट हैंड साइड में जो रहते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट, जब पहले मैंने आपको रिएक्शन बताई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैं इसको एक एक करके समझाऊंगा, अभी मैं चारों डिस्कस कर रहा हूँ केवल चारों। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाए, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन उल्टा है इसका। डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट होगा, एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना लेगा। 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना लेगा। मतलब एक होगा रिएक्टेंट, इसमें रिएक्टेंट एक रहेगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट एक होगा लेकिन प्रोडक्ट एक से ज्यादा होंगे। तो जब एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, तो उसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट है। पर थर्ड जो इक्वेशन आती है, थर्ड केमिकल रिएक्शन आती है, थर्ड रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करा देती है। हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करा देती है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब फिर से समझ लीजिए, हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करा दे तो इसको हम लोग बोल देते हैं इसको बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जैसे एग्जांपल ले लें, कॉपर सल्फेट ले लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, कॉपर लो रिएक्टिव है और हमने आयरन ले लिया, तो आयरन Fe है, आयरन है मोर रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है लो रिएक्टिव मेटल का, कि लो रिएक्टिव मेटल मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, कॉपर सल्फेट क्योंकि कॉपर लो रिएक्टिव है। अब उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में जब भी रिएक्शन होगी आयरन के साथ, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आयरन के साथ आप कराएंगे तो आयरन सल्फेट बन जाएगा। मतलब ऐसा देखो एग्जाम्पल ऐसे देखिए आप, इस तरह से अगर आप देखेंगे कि वैल्यू होगी यहाँ पर Fe+CuSO4, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा FeSO4 प्लस Cu। तो क्या होगा देखो, हाईली रिएक्टिव मेटल है यहाँ पर Fe, आयरन हाईली रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से उसने कॉपर को डिस्प्लेस करा दिया, तो आपको मिल जाएगा FeSO4 प्लस Cu। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करा देती है, इसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो जाना, रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो जाना, और उसको हम लोग बोलते हैं जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट के बीच में आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, आयंस का एक्सचेंज हो जाना, उसको हम लोग बोलते थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो दूसरा नाम है वो है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो अगर रिएक्टेंट के बीच में आयंस एक्सचेंज हो जाए, रिएक्टेंट के बीच में अगर आयंस एक्सचेंज हो जाए तो उसको हम लोग बोल देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टेंट के बीच में आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद फिर इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इस यूनिट में वो आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो तो उसको पढ़ते हैं अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब गेन, अगर ऑक्सीजन गेन हो रही है तो उसकी ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, और अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन लूज हो रही हो तो उसको पढ़ेंगे रिडक्शन। इसके पहचान के और क्या तरीके हैं, ऑक्सीजन गेन हो रही हो तो आप ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या हाइड्रोजन लूज हो रहा हो तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऑक्सीजन का गेन होना या हाइड्रोजन का लॉस होना तो इसको अपन बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन में उल्टा होता है, ऑक्सीजन लूज होना और हाइड्रोजन गेन होना, उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में ऑक्सीजन लूज होगी और हाइड्रोजन गेन होगा, उल्टा होगा, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें रिएक्शन जो बनती उसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों चीजें हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का दोनों को कंबाइन हमने कर दिया तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक और इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है कोरोजन। कोरोजन आपको पता है जंग लगना। जब भी कोई ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में आप आयरन के आर्टिकल को रख देंगे तो आयरन के आर्टिकल को रख देंगे तो वो उसमें जंग लगने लगती है, कोरोजन होने लगता है। तो कोरोजन के प्रिवेंशन भी है इसमें। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग करके कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके कर सकते हैं, पेंटिंग करके कर सकते हैं, ग्रीसिंग करके कर सकते हैं, ऑयलिंग करके कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आता है एलॉय मिला देना, एलॉय एलिमेंट को यूज कर लेना। जैसे निकल क्रोमियम का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं कोरोजन को रेजिस्टेंस बचाने के लिए। निकल क्रोमियम से क्या शाइनिंग भी आ जाती है और कोरोजन रेजिस्टेंस भी इनमें बहुत ज्यादा होता है, इसलिए निकल क्रोमियम का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में। तो ये भी हमें ध्यान रखना। फिर इसमें एक टॉपिक और आता है, एक टॉपिक आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब रेंसिड हो जाना। जैसे आपने देखा होगा फूड जो होते हैं वो रेंसिड हो जाते हैं। कैसे होते हैं, जैसे अपने एग्जांपल समझिए, जब आप चिप्स के पैकेट में देखा होगा कि चिप्स बहुत कम निकलती हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा भर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस इसलिए फ्लश होती है उसमें, क्यों भर दी जाती, ताकि वो रेंसिड ना हो। लेकिन अगर आप पैकेट को खोल के रख दें, खोल दीजिए वो पैकेट को, रख दीजिए, वो जो आपकी चिप्स हैं वो जल्दी से खराब हो जाती हैं, रेंसिड हो जाती हैं इसमें, है ना। रेंसिड मतलब रेंसिडिटी क्या होती है कि रेंसिडिटी में जो सब्सटेंस है वो सड़ टाइप का जाता है, अजीब फंगस टाइप का लग जाता है। तो उससे बचाने के लिए चिप्स मैन्युफैक्चरर अपने जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस को फ्लश कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं, जिससे कि रेंसिड ना हो। अब रेंसिड बचाने के लिए है या तो आप फूड
प्लेस में रखें, रेफ्रिजरेटर में रख दें उसको, तो रेंचेड नहीं होगा। या फिर जैसे चिप्स वगैरह है तो चिप्स वगैरह में नाइट्रोजन गैस से फ्लश कर देते हैं जिससे वो रेंचेड नहीं होता है। तो ये रेंचेडिटी। तो इतने टॉपिक आपको इस चैप्टर में कवर करना है। टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको रिएक्शन क्या होती है, फिजिकल चेंज क्या होती है, केमिकल चेंज क्या होती है, बैलेंस रिएक्शन क्या है, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एडिशन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही बोलते हैं, दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर रिडक्शन रिएक्शन, और फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही में कंबाइन हो जाती। फिर आपको पढ़ना है कोरोजन के बाद आपको पढ़ना है रेंचेडिटी और इसके प्रिवेंशन मेथड। इतना इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। पूरा सिलेबस है फर्स्ट यूनिट का, ये यूनिट फर्स्ट है। अब आपको बस ध्यान रखना इतने टॉपिक पे ही हमें डिस्कस करना है। अब लेकिन आप एक ध्यान रखें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हर तरह के नोटिफिकेशन आपको आते रहें। और हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल है हर तरह का, 9, 10, 11, 12 का, और IIT के लिए भी, नीट के लिए भी इसमें अवेलेबल है। ज़्यादातर चीज़ें सभी अवेलेबल हैं, तो आप भी डिस्कस कर सकते हैं। और जो अगर UPSC PSC की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी काफ़ी टॉपिक इसमें मिल जाते हैं जो कि साइंस से रिलेटेड भी रहते हैं और बाकी ट्रिक्स वगैरह भी रहती हैं, वो भी इसमें मिल जाती हैं। तो इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू।